नमस्कार। आप सुन रहे हैं एग्जामिन, एक ऐसा मंच जहां ज्ञान है प्राथमिकता। यहां हम लाते हैं आपके लिए ऑडियो बुक्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बनाएं आसान और रोचक। चाहे बात हो इतिहास की, संविधान की या सामान्य ज्ञान की, हर विषय मिलेगा यहां साफ और सटीक भाषा में। तो तैयार हो जाइए ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक सिर्फ एग्जामिन पर। शहीद भगत सिंह, एक क्रांति की धधकती ज्वाला, अंग्रेजी हुकूमत के काले बादलों से घिरे भारत में स्वतंत्रता की उत्कट अभिलाषा हर दिल में एक चिंगारी की तरह सुलग रही थी। इसी आवेशपूर्ण माहौल में 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान के बंगा गांव में एक ऐसे परिवार में भगत सिंह का जन्म हुआ जो स्वयं देशभक्ति की भट्टी में तपा हुआ था। उनका जन्म उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह व स्वर्ण सिंह की जेल से रिहाई के साथ हुआ था, जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी के कारण बंदी थे। इस प्रकार प्रतिरोध की भावना न केवल उस हवा में थी जिसमें वे सांस ले रहे थे, बल्कि उनके रक्त की हर बूंद में भी प्रवाहित थी। बचपन से ही भगत अन्य बच्चों से भिन्न थे जो खिलौनों से खेलते थे। उनके खेल अक्सर उस वयस्क दुनिया के संघर्षों का प्रतिबिंब होते थे जिसे वे अपने चारों ओर देखते थे। उनके बचपन की कहानियां प्रचलित हैं कि वे खेतों में बंदूकें उगाने की बात करते थे ताकि अंग्रेजों से लड़ा जा सके। यह केवल बचकानी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मस्तिष्क का प्रारंभिक संकेत था जो उत्पीड़न की अवधारणा और मुक्ति की आवश्यकता से जूझ रहा था। उनके दादा अर्जुन सिंह, जो एक धर्मनिष्ठ आर्य समाजी थे, ने उनमें एक मजबूत नैतिक दिशा और ज्ञान के प्रति प्रेम पैदा किया। उनके परिवार की गदर आंदोलन और अन्य राष्ट्रवादी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का अर्थ था कि उनके घर में स्वतंत्रता, बलिदान और क्रांति पर चर्चाएं आम थीं। उनके प्रारंभिक जीवन की सबसे गहन और झकझोर देने वाली घटना, जिसने उनकी चेतना को अपरिवर्तनीय रूप से आकार दिया और उनके संकल्प को दृढ़ किया, वह थी 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। वर्ष के थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण बैसाखी के दिन जनरल डायर ने अमृतसर के एक बंद बाग में फंसी निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की शांतिपूर्ण सभा पर अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस क्रूर अत्याचार की खबर ने पूरे देश में आतंक और आक्रोश की लहरें भेज दी। युवा भगत के लिए यह भयानक जागृति का क्षण था। कहा जाता है कि अगले दिन वे स्कूल नहीं गए, अमृतसर गए और नरसंहार स्थल का दौरा किया। वहां खून से लथपथ धरती और अकथनीय क्रूरता की गूंजों के बीच उन्होंने शहीदों के खून से पवित्र मिट्टी मुट्ठी भर उठाई और उसे अपने लोगों के प्रति ऋण और उस अत्याचार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता की गंभीर याद के रूप में अपने पास रखा। यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक मूक प्रतिज्ञा थी, उनके युवा हृदय में गहराई से बोया गया क्रांति का बीज, जिसे अपार दुहख और विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध बढ़ते क्रोध से सींचा गया था। इस घटना ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के तत्कालीन माहौल के साथ मिलकर भगत सिंह को सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में खींच लिया। उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर युवा उत्साह के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया, अपनी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें जलाईं और खादी को अपनाया। हालांकि उनका मार्ग गांधी जी के अहिंसा के दर्शन से तब अलग होने लगा जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया। भगत सिंह सहित कई युवा राष्ट्रवादी निराश और विश्वासघात महसूस कर रहे थे। उन्होंने आंदोलन में अपने दिल और आत्मा को लगा दिया था और इसकी अचानक वापसी ने उन्हें एक गहरी जड़ें जमा चुकी और अक्सर क्रूर औपनिवेशिक शक्ति के सामने अकेले अहिंसा की प्रभावकारिता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। इस मोहभंग ने भगत और उनके समकालीनों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक कट्टरपंथी और क्रांतिकारी रास्तों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लाला लाजपत राय और भाई परमानंद द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया,
जो युवा क्रांतिकारियों की नर्सरी बन गया था। यहाँ उन्होंने इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्ययन में खुद को डुबो दिया। उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों, आयरिश स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, मार्क्स, लेनिन, बाकुनिन और ट्रॉट्स्की के लेखन पर किताबें पढ़ीं। यह भगत सिंह के लिए गहन बौद्धिक किण्वन का काल था। उनका तेज और जिज्ञासु मन जटिल विचारधाराओं से जूझ रहा था, भारत की मुक्ति और उसके भविष्य के सामाजिक आर्थिक ढांचे के लिए एक खाका तलाश रहा था। वे केवल कर्म के व्यक्ति नहीं थे, वे तेजी से एक गहन विचारक, एक स्पष्ट दृष्टि वाले बुद्धिजीवी के रूप में विकसित हो रहे थे। वे समझते थे कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों को बाहर निकालना नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के शोषण का अंत है, मनुष्य द्वारा मनुष्य का और राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का। उन्होंने एक समाजवादी भारत का सपना देखा, जहां सत्ता किसानों और श्रमिकों के हाथों में होगी। उनके करिश्मे और बौद्धिक स्पष्टता ने समान विचारधारा वाले युवकों को उनकी ओर आकर्षित किया। वे नौजवान भारत सभा के एक प्रमुख व्यक्ति बन गए, जिसकी स्थापना में उन्होंने 1926 में लाहौर में मदद की थी। इसका उद्देश्य युवाओं को पूरी तरह से स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भारत के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना और सांप्रदायिकता का मुकाबला करना था। भगत सिंह उन धार्मिक विभाजनों से बहुत दुखी थे, जिनका अंग्रेज अक्सर स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए फायदा उठाते थे। उन्होंने एक ऐसे संयुक्त भारत की कल्पना की, जहां धार्मिक पहचान राष्ट्रीय पहचान से गौण होगी। जिस क्रांतिकारी समूह से वे सबसे प्रसिद्ध रूप से जुड़े थे, वह था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, जिसका नाम बाद में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, कर दिया गया। मुख्य रूप से भगत सिंह के समाजवादी आदर्शों को प्रतिबिंबित करने के आग्रह पर। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जैसे प्रमुख व्यक्ति उनके साथी थे। ये केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं थे, ये मित्रता के गहरे बंधन थे, जो साझा सपनों, खतरों और अपने से बड़े उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की भट्टी में गढ़े गए थे। वे साये में रहते थे, लगातार भागते रहते थे, मृत्यु उनके हमेशा मौजूद रहने वाले साथी के रूप में। फिर भी उनकी युवावस्था, उनके आदर्शवाद और अपने देश के प्रति उनके प्रखर प्रेम ने उन्हें एक अदम्य भावना से भर दिया। एक निर्णायक क्षण जिसने भगत सिंह और HSRA को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया, वह था लाला लाजपत राय की मृत्यु। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की, लेकिन इसमें कुख्यात रूप से कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसने साइमन गो बैक के नारे के तहत देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में ऐसे ही एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय एक सम्मानित राष्ट्रवादी नेता थे, और पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर गंभीर रूप से लाठीचार्ज किया गया। लालाजी को गंभीर चोटें आईं और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम शब्द, मुझ पर किया गया हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में एक कील है, युवा क्रांतिकारियों के दिलों में गहराई से गूंज उठा। लाला लाजपत राय की मृत्यु, जिन्हें भगत सिंह अपने भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों के बावजूद गहराई से सम्मान करते थे, ने उन्हें और उनके साथियों को प्रतिशोध की तीव्र इच्छा से भर दिया। यह राष्ट्र की गरिमा का अपमान था, ब्रिटिश क्रूरता का एक स्पष्ट अनुस्मारक। HSRA ने स्कॉट की हत्या करके लालाजी की मौत का बदला लेने का फैसला किया। हालांकि गलत पहचान के एक मामले में 17 दिसंबर 1928 को सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सॉन्डर्स को गोली मार दी गई, जब वह लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय से निकल रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद इस दुस्साहसिक कृत्य में शामिल थे। जबकि राजगुरु ने पहली गोली चलाई जो सॉन्डर्स को लगी, भगत सिंह ने भी उस पर गोली चलाई ताकि वह बच न सके। वे बड़े पैमाने पर पुलिस तलाशी के बावजूद लाहौर से भागने में सफल रहे। यह एक साहसिक कार्य था, जिसमें भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी काटकर एक सिख के लिए एक महत्वपूर्ण बलिदान और पश्चिमी टोपी और सूट पहनकर भेष बदला था। दुर्गा देवी वोहरा, दुर्गा भाभी
की सहायता से यह पलायन ने उन्हें लोकनायकों के रूप में और प्रतिष्ठित किया। जबकि हत्या का कृत्य विवादास्पद था, भगत सिंह और उनके साथी व्यर्थ हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। उनके कार्य प्रतीकात्मक थे, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश राज की नींव को हिलाना और जनता को जगाना था। हालांकि उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि इस तरह के व्यक्तिगत वीरता के कार्य हलचल पैदा करते हुए भी एक जन क्रांति लाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उन्हें अपनी विचारधारा, एक स्वतंत्र भारत के लिए अपनी दृष्टि को व्यक्त करने और बहरों को सुनाने के लिए एक मंच की आवश्यकता थी। इसी के परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में प्रसिद्ध केंद्रीय विधानसभा बमबारी हुई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सार्वजनिक गैलरी से विधानसभा कक्ष में 2 कम तीव्रता वाले बम और पर्चे फेंके। बमों को सावधानीपूर्वक किसी को मारने या गंभीर रूप से घायल करने के लिए नहीं, बल्कि एक जोरदार धमाका करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करेगा। समय जानबूझकर चुना गया था। विधानसभा 2 दमनकारी विधेयकों, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित करने के लिए सत्र में थी, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों को कम करना और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। जैसे ही कक्ष में धुआं भर गया और अफरा तफरी मच गई, भगत सिंह और दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वे अपनी जगह पर खड़े रहे। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे और साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाते रहे। उन्होंने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। उनका इरादा स्पष्ट था, अपरिहार्य मुकदमे को अपने विचारों के प्रचार के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करना। भगत सिंह जानते थे कि औपनिवेशिक शासन द्वारा दबाई गई उनकी आवाजें अब अदालती कार्यवाही पर रिपोर्टिंग करने वाले समाचार पत्रों के माध्यम से भारत के हर कोने में सुनी जाएंगी। अदालत का कमरा उनका मंच बन गया और उनके निडर बयान उनके घोषणा पत्र बन गए। मुकदमे के दौरान भगत सिंह और बीके दत्त ने अपने कार्यों की व्याख्या करते हुए एक शक्तिशाली बयान जारी किया। हमने विधानसभा पर बमबारी की है, किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि बहरों को सुनाने के लिए। हम बम और पिस्तौल के पंथ नहीं हैं, लेकिन हम मानते हैं कि क्रांति मानव जाति का अविच्छेद्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का अविनाशी जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक समाज का वास्तविक पोषक है। इस क्रांति की वेदी पर हम अपनी युवावस्था को धूप के रूप में लाए हैं, क्योंकि इतने शानदार उद्देश्य के लिए कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं है। विधानसभा बमबारी के मुकदमे के परिणाम स्वरूप भगत सिंह और दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई। हालांकि भगत सिंह को जल्द ही लाहौर षड्यंत्र केस में फंसा दिया गया, जिसे फिर से खोल दिया गया, जिसमें सॉन्डर्स की हत्या और अन्य HSRA गतिविधियां शामिल थीं। ये उनकी कैद के दौरान था कि भगत सिंह और उनके साथियों ने एक और महत्वपूर्ण संघर्ष किया। राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर स्थितियों की मांग करते हुए भूख हड़तालों की एक श्रृंखला, जिन्हें आम अपराधियों के बराबर माना जाता था। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक अपराधों के लिए कैद किए गए लोगों को राजनीतिक कैदियों का दर्जा दिया जाना चाहिए और किताबें, समाचार पत्र और बेहतर भोजन जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। भगत सिंह की भूख हड़ताल 116 दिनों तक चली, जो उनकी अविश्वसनीय इच्छा शक्ति और जेल की दीवारों के भीतर भी गरिमा के लिए लड़ने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। पूरे देश ने सांस रोककर देखा और उनकी लोकप्रियता आसमान छू गई। भूख हड़ताल ने अपार जन सहानुभूति पैदा की और ब्रिटिश अधिकारियों पर भारी दबाव डाला। उनके एक साथी जतिन दास इस भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए। 63 दिनों के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके बलिदान ने राष्ट्र को और प्रेरित किया। यद्यपि सरकार ने अंततः उनकी कुछ मांगों को मान लिया, लेकिन कैदियों पर शारीरिक टोल बहुत अधिक था। अपनी कैद के दौरान भगत सिंह एक प्रचंड पाठक थे। उन्होंने अपनी जेल की कोठरी को एक वास्तविक पुस्तकालय में बदल दिया। राजनीति, दर्शन, अर्थशास्त्र और साहित्य पर किताबें पढ़ी। उन्होंने एक विस्तृत जेल डायरी रखी, जो उनके विचारों, उनके बौद्धिक विकास और वैश्विक घटनाओं और क्रांतिकारी सिद्धांतों की उनकी गहन समझ में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
इस अवधि के उनके लेखन, जिसमें मैं नास्तिक क्यों हूं, युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पत्र और उनके पिता, साथियों और दोस्तों को लिखे गए उनके कई पत्र शामिल हैं, एक ऐसे दिमाग को प्रकट करते हैं जो लगातार सवाल कर रहा था, सीख रहा था और क्रांति और उस समाज की अपनी समझ को परिष्कृत कर रहा था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। मैं नास्तिक क्यों हूं में उन्होंने धार्मिक हठधर्मिता और अंधविश्वास को अस्वीकार करते हुए तर्क, आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक स्वभाव के लिए तर्क दिया। उन्होंने घोषणा की कि उनकी नास्तिकता घमंड से नहीं, बल्कि विचार की तार्किक प्रक्रिया और मानव प्रगति के लिए गहरी चिंता से पैदा हुई थी। उन्होंने अंधे विश्वास को क्रांतिकारी चेतना के लिए एक बाधा के रूप में देखा। उनका समाजवाद केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, यह शोषण से मुक्त एक समतावादी समाज बनाने के बारे में एक गहराई से सोचा गया विश्वास था। लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा काफी हद तक एक दिखावा था, जो एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा संचालित किया गया था, जिसने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। परिणाम एक पूर्व निष्कर्ष था। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। इस खबर की व्यापक निंदा हुई और सजा कम करने की अपीलें हुईं, यहां तक कि उन नेताओं से भी जो उनके तरीकों के समर्थक नहीं थे। महात्मा गांधी क्रांतिकारियों के मार्ग के साथ अपने मौलिक मतभेदों के बावजूद हस्तक्षेप करने के लिए भारी जन दबाव में थे, जबकि उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ इस मुद्दे को उठाया। उनके प्रयास असफल रहे, एक ऐसा बिंदु जो ऐतिहासिक बहस और कुछ आलोचना का विषय बना हुआ है। भगत सिंह ने तथापि अपनी आसन्न मृत्यु की खबर का सामना उल्लेखनीय साहस और संभव से किया। उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था। उन्होंने इसे उस उद्देश्य के लिए अंतिम बलिदान के रूप में देखा जिसे वे इतना प्रिय मानते थे। कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में उनका वजन बढ़ गया था। वे प्रसन्नचित्त रहे और अपना समय पढ़ने, लिखने और अपने साथियों से बात करने में बिताया। उन्होंने एक सैनिक की तरह गोली मारे जाने की इच्छा व्यक्त की, न कि एक अपराधी की तरह फांसी पर लटकाए जाने की, लेकिन इस याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। वे शहादत की शक्ति को समझते थे और मानते थे कि शायद उनकी मृत्यु उनके जीवन की तुलना में अधिक लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। अपने अंतिम पत्रों में से एक में उन्होंने लिखा, मेरा जीवन सबसे नेक काम देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहा है, इसलिए अब कोई आराम या सांसारिक इच्छा मुझे लुभा नहीं सकती। उन्होंने युवाओं से संघर्ष जारी रखने, वैज्ञानिक सोच अपनाने और विदेशी साम्राज्यवाद और आंतरिक सामाजिक बुराइयों दोनों के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया। 23 मार्च 1931 की शाम को लाहौर की हवा अनकहे दुहक और एक सुलगते हुए रोष से भारी थी। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु 20वीं सदी के शुरुआती दौर के 3 युवक अद्वितीय साहस के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़े। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनकी आवाजें अंतिम बार अवज्ञा में गूंज उठीं। उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, शहादत का एक प्रतीकात्मक आलिंगन। उन्हें निर्धारित समय से एक दिन पहले फांसी दी गई थी और उनके शवों को फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के तट पर गुप्त रूप से अंतिम संस्कार किया गया, फिर अपमानजनक तरीके से पानी में फेंक दिया गया, क्योंकि अधिकारियों को डर था कि यदि उनके अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक आक्रोश और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। उनके निष्पादन की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। पूरे भारत में हड़तालें और जुलूस निकाले गए। लोगों ने इन युवा नायकों के लिए आंसू बहाए, जिन्होंने मुस्कान के साथ मौत को गले लगा लिया था, जिनका एकमात्र अपराध अपने देश के प्रति असहनीय प्रेम और उसकी स्वतंत्रता के लिए एक अतृप्त प्यास थी। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं, बल्कि एक विचार, एक दर्शन और एक ऐसी चिंगारी का प्रतीक है जो आज भी करोड़ों युवाओं के दिलों में जलती है। उनका जीवन मात्र 23 वर्षों का था, परंतु इतने कम समय में उन्होंने त्याग, बलिदान, साहस और प्रखर देशभक्ति की जो मिसाल कायम की, वह सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। उनकी आंखों में एक स्वतंत्र, समाजवादी और समतावादी भारत का सपना था। एक ऐसा भारत जहां कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण न करे,
जेल की कालकोठरी में भी उनके अध्ययन और लेखन ने यह साबित कर दिया कि उनके हथियार सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं, बल्कि तीक्ष्ण बुद्धि, गहरा ज्ञान और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एक विशाल हृदय भी था। उनका इनकलाब जिंदाबाद का नारा सिर्फ एक उद्घोष नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन और न्याय की एक सतत पुकार है, जो हमें यह याद दिलाती है कि जब तक समाज में अन्याय और असमानता है, तब तक भगत सिंह का मिशन अधूरा है। भगत सिंह की विरासत गहन और बहुआयामी है। वे क्रांतिकारी वीरता के प्रतीक बन गए, अटूट साहस और निस्वार्थ बलिदान के प्रतीक। लेकिन वे सिर्फ एक साहसी देशभक्त से कहीं अधिक थे। वे एक बुद्धिजीवी, एक समाजवादी विचारक, एक नास्तिक और एक दूरदर्शी थे, जिनके पास उस तरह के स्वतंत्र भारत के लिए एक स्पष्ट खाका था जिसकी वे कामना करते थे। एक ऐसा भारत जो ब्रिटिश शासन से मुक्त हो, बल्कि गरीबी, शोषण, सांप्रदायिकता और अंधविश्वास से भी मुक्त हो। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध घोष बन गया और सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लिए आंदोलनों को प्रेरित करता रहता है। उनका संक्षिप्त लेकिन प्रदीप्त जीवन एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अक्सर अंतिम बलिदान की मांग करता है और सच्ची देशभक्ति केवल अपने देश से प्यार करने में नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समतावादी और मानवीय समाज बनाने के लिए अथक प्रयास करने में है। वे एक प्रेरणा बने हुए हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक सितारा जो एक बेहतर दुनिया का सपना देखने की हिम्मत करता है और उसके लिए लड़ने को तैयार है। उनकी कहानी केवल इतिहास की किताबों का एक अध्याय नहीं है, ये एक भावना है, एक आग है जो भारत के हृदय में उज्जवल रूप से जलती रहती है। युवाओं की अदम्य भावना का एक प्रमाण है, जो उत्पीड़न को चुनौती देने और जीवन से बड़े उद्देश्य के लिए शहादत को गले लगाने की हिम्मत करती है। उन्होंने दिखाया कि कोई युवावस्था में मर सकता है, फिर भी लोगों के दिलों और दिमागों में हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।